कल कॉलेज के सालाना समारोह में समर खन्ना को चीफ गेस्ट के तौर पर स्टेज पर बुलाया गया तो फ्रंट रो में बैठी अवंतिका का चेहरा उसे देखते ही डर से पीला पड़ गया। जबकि समर खन्ना को उसका 3 दिन पहले वाला मासूम चेहरा याद आया जब उसने खुद को विधवा बताकर नौकरी हासिल की थी और फिर बच्चे के दूध के नाम पर 10,000 एडवांस लिए थे। सर, जिस लड़की को आपने नौकरी दी थी वो कोई विधवा नहीं बल्कि कॉलेज की स्टूडेंट है। तभी पैसे लेकर भाग गई। वो जिसे झूठ से सख्त नफरत थी, एक मामूली लड़की की चालाकी पर आग बबूला हो उठा। वो पुलिस के साथ उसके घर पहुंचा तो उसका बुजुर्ग पिता इस अपमान को बर्दाश्त ना कर सका और दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। हत्यारे खन्ना, तुम्हें भगवान पूछेगा। उसके दर्द में डूबी आवाज़ पर समर खन्ना के बड़े से दफ्तर में खामोशी ऐसी बसी हुई थी जैसे हर आवाज़ इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होती हो। जबकि शीशे की दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरास की लाइव फुटेज चल रही थी, जहां एक दुबली पतली लड़की लंबे से दुपट्टे में ख़ुद को इस तरह लपेटे बैठी थी जैसे दुनिया की हर मुश्किल से ख़ुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। उसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, फिर मायूसी से झुक जाती। कभी वो अपनी आंखें पोंछती, कभी होंठ भींचना शुरू करती और फिर धीरे धीरे रोने लगती। मैनेजर ने समर की तरफ देखा। सर, अब इस लड़की को भी बुला लेते हैं, वो काफ़ी देर से बाहर बैठी रो रही है। समर की नज़रें पहले ही उस स्क्रीन पर जमी हुई थीं। आज सुबह से दर्जनों उम्मीदवार इंटरव्यू देकर जा चुके थे। हर एक से उसने एक ही सवाल किया था कि आप इस कंपनी को क्या दे सकते हैं। किसी ने अपनी डिग्रीज गिनवाई, किसी ने अनुभव की लंबी लिस्ट सुनाई, तो किसी ने अपनी काबिलियत के कसीदे पढ़े। फिर भी उसका दिल किसी पर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद धीरे से कहा, बुला लीजिए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। वही लड़की सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ़ किए, दुपट्टे का पल्लू ठीक किया और सामने रखी कुर्सी पर निहायत एहतियात से इस तरह बैठ गई जैसे डर हो कि कहीं कुर्सी भी नाराज़ ना हो जाए। समर ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी। बड़ी बड़ी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थीं और लंबी पलकों पर आंसू अभी तक चमक रहे थे। सादे पहनावे के बावजूद वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। समर के मुंह से बेख्तियार निकला, आप रो क्यों रही हैं? लड़की ने एक गहरा सांस लिया, आंखें दोबारा भर आईं और फिर उसने दोनों हाथ अपनी गोद में रख लिए। हम गरीबों का क्या हिसाब, हमारी ज़िंदगी तो रोने से शुरू होती है और रोने पर ही ख़त्म होती है। कोई हमारा दुख नहीं पूछता, कोई हमारी मजबूरी नहीं समझता। आप भी अभी यही कहेंगे कि तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है, तुम्हें नौकरी क्यों दे। फिर मैं खामोशी से यहाँ से चली जाऊँगी, घर जाऊँगी, वहाँ मेरा बेटा एक फीडर दूध के लिए रो रहा होगा। वो बेचारा क्या जाने कि उसकी माँ कितने दरवाज़ों से ठुकराई गई है। आप ही बता दीजिए उसका क्या होगा। वो दूध कहाँ से पिएगा, उसकी भूख कौन मिटाएगा। विधवा हूँ मैं, विधवा। पति भी मुझे छोड़कर चला गया, ज़िंदगी धोखा दे गई। वो बोलते बोलते ऐसे भावुक अंदाज में सर हिलाने लगी जैसे पुरानी फिल्मों की हीरोइन अदालत में आखिरी बयान दे रही हो। समर चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसे खुद अंदाज़ा नहीं हुआ कि इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने दिल में सोचा, ये लड़की अगर फिल्मों में चली जाती तो आधी इंडस्ट्री बेरोज़गार हो जाती। फिर उसने गंभीरता से कहा, ठीक है, आपको नौकरी मिल गई। लड़की ने चौंक कर सर उठाया। सच कह रहे हैं जी? हाँ, मैं रख लेता हूँ आपको। आपके पास अनुभव नहीं है पर मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत से सीख जाएंगी। वो खुशी से लगभग कुर्सी से उठ ही गई। साहब, मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, इतना अच्छा काम करूँगी कि आप कहेंगे ऐसी एम्प्लॉय पहले क्यों नहीं मिली। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं समय पर आऊँगी, मेहनत करूँगी और कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। समर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। उसे अजीब सी दिलचस्पी होने लगी थी, जैसे इस लड़की की हर बात में कोई अलग ही रंग था। वो उठकर जाने लगी, फिर अचानक वापस मुड़ी। साहब, अगर पहली तनख्वाह में से 10,000 रुपये एडवांस मिल जाएं तो बड़ी कृपया होगी। समर ने हैरत से पूछा, अभी क्यों? उसने तुरंत अपना चेहरा उदास बना लिया। मेरे बेटे के लिए डिब्बे वाला दूध लेना है, वो सिर्फ डिब्बे का ही दूध पीता है। अगर मेरा दूध पी लेता तो इतनी परेशानी ना होती।
बेचारा सुबह से भूखा होगा। समर ने नज़रें झुका ली और बिना कुछ कहे दराज खोली, 10,000 रुपये निकाले और उसकी तरफ बढ़ा दिए। ले जाइए, बच्चे के लिए दूध ज़रूर ले जाइएगा। लड़की ने दोनों हाथों से नोट पकड़े, पहले उन्हें अपनी पेशानी से लगाया, फिर सीने से लगाया और फिर भावुक आवाज़ में बोली, भगवान आपको हमेशा खुश रखे साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। मैनेजर ने उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया और वो धन्यवाद करती हुई बाहर आ गई। जैसे ही वो कंपनी के गेट से निकली, उसने तुरंत अपना लंबा दुपट्टा हवा में उछालकर गर्दन में डाल लिया, अपने घने बालों को एक ज़ोरदार झटका दिया और चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई। फिर हंसते हुए बोली, अवंतिका बीबी, आज भी मिशन कामयाब, अब एक हफ़्ता तो मज़े से गुजर जाएगा। वो रिक्शा रोककर सीधी अपने घर रवाना हो गई। अगले दिन कॉलेज की कैंटीन में दाखिल होते ही उसने बैग से 10,000 रुपये निकाले और कैंटीन वाले के सामने रख दिए। लो अंकल, आपके पैसे। बुजुर्ग कैंटीन वाला हैरान रह गया। अरे बेटी, इतनी जल्दी वापस भी ले आई? कल तो कह रही थी एक हफ़्ता लग जाएगा। अवंतिका ने आंख मारते हुए कहा। अवंतिका कभी वादा नहीं तोड़ती, जुगाड़ कहीं से भी हो जाए, कर्ज पहले वापस होता है। कैंटीन वाला हंस पड़ा। तुम वास्तव में अजीब लड़की हो। अवंतिका ने सीना फुलाकर कहा। अजीब नहीं, यूनिक शब्द सही इस्तेमाल किया करें। कैंटीन वाला फिर हंसने लगा। पूरे कॉलेज में अवंतिका अपनी शौकी, हाजिर जवाबी, शरारतों और बेफिक्रे अंदाज की वजह से मशहूर थी। हर वक्त हंसती रहती, दूसरों को हंसाती रहती। कोई उसके दिल का हाल नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आई थी, उसके घर में कौन था, उसकी ज़िंदगी की हकीकत क्या थी। सब सिर्फ इतना जानते थे कि वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी और अपनी फ़ीस खुद अदा नहीं करती थी। जेब खर्च पूरा करने के लिए हर चंद दिन बाद कोई नया प्लान बना लेती थी। वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी समोसा खा रही थी कि अचानक कविता ने सामने इशारा किया। अवंतिका, वो सामने बैठा लड़का कब से तुम्हें देख रहा है, तुम एक बार बात तो कर लो। अवंतिका ने नज़र उठाकर लड़के को देखा, फिर तुरंत मुंह बना लिया। भगवान माफ़ करे, ये लड़का है? ये तो चलता फिरता कद्दू लग रहा है। इसका मुंह ऐसा फूला हुआ है जैसे रात भर पानी में भिगो कर रखा गया हो। सारी लड़कियां ज़ोर से हंस पड़ीं। दूसरी दोस्त बोली, मगर बहुत अमीर है। अवंतिका ने तुरंत हाथ उठा दिया। हाँ हाँ, मुझे भी पैसों की ज़रूरत रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना स्टैंडर्ड ही ज़मीन पर गाड़ लूँ। इतना भी बुरा वक्त नहीं आया। एक दोस्त ने शरारत से कहा। फिर तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? अवंतिका ने बड़े गर्व से गर्दन ऊंची की। राजकुमार, खूबसूरत, समझदार, हंसमुख, मेरे नखरे उठाने वाला, मेरी तारीफ़ें करने वाला और मेरी हर बात मानने वाला। सारी दोस्तें एक साथ बोल उठी, ऐसा सिर्फ सपनों में मिलता है। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं सपने ही देख लेती हूँ, कोई टैक्स तो नहीं लगता। सब दोबारा हंसने लगी। इतने में वही लड़की बोली जो हमेशा अवंतिका से जलन रखती थी। शक्ल से तो तुम वास्तव में राजकुमारी लगती हो, पर ख़ानदान से नहीं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अवंतिका के चेहरे की मुस्कुराहट हल्की सी फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में एक लम्हे को दुख उभरा, फिर उसने खुद को संभाल लिया। कुछ ना कहा, सिर्फ पानी का गिलास उठाया और आराम से एक घूंट पिया। वो लड़की विजयी अंदाज में वहाँ से चली गई। कविता तुरंत बोली, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुम तो किसी को छोड़ती नहीं। अवंतिका ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, उसे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं। एक हफ्ते बाद उसके घर एक रिश्ता आएगा। उसके मम्मी पापा तुरंत हाँ कर देंगे। बाद में पता चलेगा लड़का ऐसा निकला कि पूरी ज़िंदगी वो उसकी हरकतें बर्दाश्त करती रहेगी। सब हैरान रह गए। तुम्हें कैसे मालूम? अवंतिका ने सीना फुलाकर गुनगुनाना शुरू कर दिया। आते जाते हुए मैं सब पे नज़र रखती हूँ। नाम देव है मेरा, सबकी खबर रखती हूँ। वो खुद ही अपनी बेसुरी आवाज़ पर हंसने लगी। बाकी सब लड़कियाँ भी हंसते हंसते दोहरी हो गई। जब अवंतिका वहाँ से उठकर चली गई तो कविता ने धीरे से कहा, मुझे लगता है इस लड़की की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा राज है। दूसरी ने सर हिलाया। हाँ, ये हर वक्त हंसती ज़रूर है, मगर कभी कभी इसकी आंखें ऐसी बातें कह जाती हैं जो इसके होंठ छुपा लेते हैं। उधर अवंतिका कॉलेज की कॉरिडोर में सीटी बजाती चल रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, कंपनी वाली नौकरी पर तो जाना ही नहीं था। उतना समय था ही नहीं। आखिरी साल की एग्ज़ाम्स सर पर थे। डिग्री पूरी होते ही उसे किसी अच्छी कंपनी में असली नौकरी करनी थी। कल वाला ड्रामा तो सिर्फ 10,000 रुपये के लिए था। अब एक 1.5 हफ्ता आराम से गुजर जाएगा, फिर कोई नया जुगाड़ सोच लिया जाएगा।
आखिर अवंतिका कभी एक ही प्लान 2 बार इस्तेमाल नहीं करती थी। समर खन्ना ने जैसे ही अपने बड़े से बंगले में कदम रखा तो हमेशा की तरह पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। अलबत्ता ड्राइंग रूम की तरफ से आने वाली आवाज़ों ने उसके कदम रोक लिए। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने उसकी दादी अपनी पसंदीदा झूले वाली कुर्सी पर बैठी थी। सफ़ेद बाल सर पर नहायत सलीके से बंधे हुए थे। चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, मगर आंखों में आज भी वही शरारत मौजूद थी जो जवानी में हुआ करती होगी। उनके सामने एक नहायत खूबसूरत लड़की अपने माता पिता के साथ बैठी थी। चाय के कप टेबल पर रखे थे और हल्की हल्की गुफ्तगू जारी थी। माहौल देखते ही समर समझ गया कि आज फिर उसकी शादी का एक नया प्लान तैयार हो चुका है। उसने सभी को नमस्ते किया, चंद रस्मी बातें की और मुस्कुराकर बैठा रहा। किसी का दिल नहीं दुखाया, क्योंकि वो जानता था कि मेहमानों के सामने इनकार करना उन लोगों की बेइज्जती होगी। कुछ देर बाद वो लोग खुश खुश विदा हो गए। दरवाज़ा बंद हुआ तो समर ने लंबी सांस ली। फिर सोफ़े पर बैठते हुए दोनों हाथ सर के पीछे रख लिए, जैसे अभी किसी बड़े इम्तिहान से निकल कर आया हो। दादी ने नज़रें सिकोड़ कर उसे देखा, फिर बोली, क्या हुआ, मुंह ऐसा क्यों बना रखा है? लड़की पसंद नहीं आई? समर ने होंठ भींचे, फिर नहायत सुकून से बोला, दादी मुझे ये रिश्ता स्वीकार नहीं। दादी ने तुरंत अपनी छड़ी उठाकर हवा में लहरा दी। अरे नालायक, अभी तो वो लोग दरवाजे से बाहर निकले हैं और अभी से इनकार भी शुरू कर दिया। दादी मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी। तो फिर कैसी लड़की से करनी है? ज़रा हमें भी बता दे ताकि अगली बार चांद पर रिश्ता भेजें। समर हंस दिया। दादी आप हर बार यही करती हैं। मैं क्या करती हूँ? एक नई लड़की बैठा देती हैं और मेरे सामने जैसे शादी नहीं कोई इंटरव्यू चल रहा हो। दादी ने नकली गुस्से से नाक चढ़ाई। मैं तेरी शादी देखकर इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। समर तुरंत बोला, दादी यही बात आप पिछले 4 साल से कह रही हैं, अभी तक तो कहीं नहीं गई। 2-2.5 साल और रुक जाइए, अभी मुझे शादी नहीं करनी। दादी ने छड़ी उसकी तरफ तान दी। बेशरम, मेरी ज़िंदगी के दिन गिन रहा है, शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? समर ने दोनों कान पकड़ लिया। अच्छा माफ़ कर दें, आगे से नहीं गिनूंगा। अब बता समस्या क्या है? दादी आपको कैसे समझाऊं? मैं किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जिसे तस्वीरों में देखकर हाँ कर दूं। मैं पहले उससे प्रेम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं वो मेरे दिमाग के हर कोने में बस जाए। मैं उसे एक बार देखूं और फिर कभी भूल ही ना सकूं। मैं चाहता हूं उसे देखते ही मेरा दिल मान जाए कि बस यही है। दादी चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर आंखें छोटी करते हुए बोली, ओए कहीं कोई पसंद तो नहीं आ गई? ये वाक़या सुनते ही समर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसके दिमाग में पर्दे पर अचानक एक चेहरा उभरा। बड़ी बड़ी आँखें, सादा पहनावा, लंबा दुपट्टा, मासूम सा रोता हुआ चेहरा, और फिर वही अंदाज़, मेरे बच्चे को डिब्बे वाला दूध चाहिए साहब। समर के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। दादी ने तुरंत उसके माथे पर उंगली से टिक टिक किया। ओए कहाँ खो गए? अगलों को याद कर रहा है या पिछलों को? सच सच बता, अगर कोई लड़की पसंद है तो अभी बता दे। दादी का अंदाज़ आज भी वैसा ही था जैसा बरसों पहले गांव में हुआ करता था। वह अगरचे अब इतने बड़े महलनुमा बंगले में रह रही थी, फिर भी उनकी ज़ुबान में गांव की मिठास आज भी कायम थी। वो अपने बेटे के घर रह सकती थी जहां हर सुविधा मौजूद थी, मगर वो हमेशा यही कहती थी, मुझे अपने पोते के साथ रहना अच्छा लगता है, बाकी सब अपनी जगह खुश रहें। समर के पिता एक सफल उद्योगपति थे और दूसरी शादी कर चुके थे। दूसरी पत्नी से एक बेटा और एक बेटी भी थी। सब एक अलग बंगले में रहते थे। समर ने कभी उन लोगों से दुश्मनी नहीं की थी, मगर दिल ने उन्हें कभी अपने परिवार भी नहीं माना था। इसीलिए वो अपनी दादी के साथ अलग रहता था। यही घर उसकी दुनिया था। दादी की आवाज़ ने उसे दोबारा वर्तमान में वापस लाया। ओए सपने देखना बंद कर और जवाब दे। समर ने हल्का सा सर खुजाते हुए कहा, दादी एक लड़की मिली ज़रूर है, मगर मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। दादी तुरंत सीधी होकर बैठ गई। अच्छा हाँ, अगर उससे शादी करनी हुई तो सबसे पहले आपको बताऊँगा। दादी ने खुशी से दोनों हाथ जोड़ लिए। फिर समर शरारती अंदाज में बोला, फिर शादी की पहली रात आपकी गोद में आपका पोता भी डाल दूँगा। दादी ने चंद लम्हे उसे घूरा, फिर माथे पर हाथ मार लिया। ओए मनहूस, लड़की से शादी करेगा या किसी चुड़ैल से जो 15 मिनट में बच्चा भी पैदा कर देगी और तू उठाकर मेरी गोद में डाल देगा? क्या विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है?
दादी ने आखिरी वाक्य इतनी ही गंभीरता से कहा कि समर एक पल के लिए खुद भी गंभीर हो गया, फिर ज़ोरदार ठटका लगाकर हंस पड़ा। दादी आप भी ना। मैं क्या, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। दादी ने नाक से अजीब सी आवाज़ निकाली। हाँ हाँ, बड़ा आया मजाक करने वाला। समर अब ज़रा गंभीर हो गया। वैसे दादी, कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनके लिए इंसान को काफ़ी सोचना पड़ता है। अभी सिर्फ सोच रहा हूँ। फिर अचानक उसने पूछ लिया, दादी आप पहली नज़र के प्यार पर विश्वास रखती हैं? दादी ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, प्यार होता ही पहली नज़र का है कलमुही। जो सोच समझ कर किया जाए वो सौदा होता है, प्यार नहीं होता। समर खामोश हो गया। उसने दिल ही दिल में वह वाक़या कई बार दोहराया, प्यार होता ही पहली नज़र का है। क्या वास्तव में, क्या सिर्फ़ एक मुलाकात में कोई इंसान दिमाग पर इतना हावी हो सकता है? वो अपने कमरे में आ गया, वहीं खाना मंगवाया, खामोशी से खाता रहा, मगर हर चंद लम्हों बाद उसके दिमाग में वही लड़की आ जाती, कभी आंसू साफ़ करती हुई, कभी भावुक भाषण देती हुई, तो कभी पैसे माथे से लगाकर धन्यवाद करती हुई। वो खुद पर हैरान था, आखिर एक अनजान लड़की सुबह से उसके दिमाग से निकल क्यों नहीं रही थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, कल आएगी तो उससे आराम से बात करूँगा। मगर अगला दिन गुजर गया, अवंतिका नहीं आई। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई मजबूरी होगी। फिर दूसरा दिन भी गुजर गया, वो फिर नहीं आई। अब समर वास्तव में परेशान होने लगा। कहीं उसके बच्चे की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई, कहीं उसे कोई और नौकरी तो नहीं मिल गई, कहीं वो शहर छोड़कर तो नहीं चली गई, या फिर वो मुझे बेवकूफ़ बनाकर चली गई। ये आखिरी ख्याल आते ही समर खुद ही मुस्कुरा दिया। अगर वास्तव में ऐसा हुआ है तो वो लड़की काफ़ी ख़तरनाक है। तीसरे दिन सुबह अभी वो दफ्तर पहुंचा ही था कि मैनेजर देव फाइल हाथ में लिए अंदर आया। सर, आज दोपहर एक कॉलेज का सालाना समारोह है और उसमें आपको चीफ गेस्ट के तौर पर जाना है। समर ने हैरत से पूछा, आज? जी सर, आपकी सफलता पर वो लोग आपको बतौर मुख्य अतिथि बुला रहे हैं, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने हर किसी के बस की बात नहीं। समर ने फाइल बंद करते हुए कहा, ठीक है, तैयारी करो। देव सिर्फ कंपनी का मैनेजर नहीं था, वो समर का बॉडीगार्ड भी था, बेहतरीन दोस्त भी था। बचपन से हर मुश्किल, हर सफलता, हर सफ़र में समर के साथ खड़ा था। वही व्यक्ति था जिसने 3 दिन पहले सीसीटीवी कैमरा की तरफ इशारा करते हुए कहा था, सर इस लड़की को बुला लेते हैं, वो कब से बाहर बैठी रो रही है। उस समय समर को अंदाज़ा भी नहीं था कि इसी एक सुझाव ने उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देना है। जिस कॉलेज की तरफ समर खन्ना की गाड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, किस्मत ने अजीब संयोग से वही जगह उसके लिए चुनी जहां अवंतिका अपनी ज़िंदगी का आखिरी शिक्षक वर्ष पूरा कर रही थी। कॉलेज का पूरा हाल रंग बरंग सजावट से जगमगा रहा था। शिक्षक मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे, छात्र अपनी अपनी सीट संभाल रहे थे। हर तरफ खुशनुमा शौर था। किसी तरफ कह कहे गूंज रहे थे, किसी तरफ तस्वीरें खींच रही थी, किसी तरफ दोस्त एक दूसरे को तंग कर रहे थे, दूसरी तरफ अवंतिका भी अपनी दोस्तों के बीच चलती हुई हॉल की तरफ आ रही थी। उसके हाथ में हमेशा की तरह 2 चॉकलेट थी, एक खुद खा रही थी, दूसरी घुमाती फिर रही थी। कभी कविता को दिखाती, कभी वापस अपने बैग में डाल लेती, फिर खुद ही हंसने लगती जैसे पूरी दुनिया की कोई चिंता उसके पास ना हो। कविता ने उसके हाथ से चॉकलेट छीनने की कोशिश की तो अवंतिका ने तुरंत हाथ पीछे करते हुए कहा, खबरदार जो मेरी संतान को हाथ लगाया। कविता हैरानी से बोली, ये कब से संतान हो गई? तो अवंतिका ने चॉकलेट को सीने से लगा लिया। जिस चीज़ पर रोज़ पैसा खर्च किया जाए वह संतान ही होती है। ये सुनकर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उधर समर अपनी निश्चित सीट पर आकर बैठ गया। कॉलेज के प्रिंसिपल लगातार उसकी सफलताओं का जिक्र कर रहे थे। शिक्षक उससे हाथ मिला रहे थे, छात्र दूर से तस्वीरें बना रहे थे। देव हमेशा की तरह एक कदम पीछे खड़ा हर तरफ नज़र रखे हुए था। इसी दौरान देव की नज़रें अचानक छात्रों की पहली कतार पर जाकर रुक गई। उसके चेहरे पर हैरत दौड़ गई। वह तुरंत झुककर समर के कान के पास आया, फिर धीमी आवाज़ में बोला, सर वह लड़की जिसे आपने नौकरी दी थी वो कोई गरीब बेचारी महिला नहीं है, वो तो इसी कॉलेज की स्टूडेंट है, सामने वाली रो में बैठी है, ज़रा देखिए। समर की नज़रें तुरंत उसी तरफ उठ गईं। सामने अवंतिका अपनी दोस्तों के बीच बैठी थी, हाथ में चॉकलेट थी, चेहरे पर बेफिक्री वाली मुस्कुराहट थी, आंखों में शरारत थी, बाल खुले हुए थे।
वो किसी बच्चे की तरह दोस्तों से हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह दृश्य देखते ही समर के दिमाग में एक साथ कई तस्वीरें घूम गईं। वही लंबा दुपट्टा, वही आंसू, वही कांपती हुई आवाज़, मेरे बच्चे को डिब्बे वाला दूध चाहिए साहब, वही 10,000 रुपये, वही अपॉइंटमेंट लेटर। चंद लम्हों के लिए समर बिल्कुल शांत रह गया। उसे विश्वास ही नहीं आया। उसने दोबारा गौर से देखा। ये लड़की तो किसी भी कोने से ना विधवा लग रही थी, ना एक बच्चे की माँ, बल्कि एक चंचल शरारती छत्र जैसी लग रही थी। उसके अंदर जैसे कुछ ज़ोर से टूट गया। देव धीरे से बोला, सर लगता है आपके साथ नाटक हुआ था। समर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें लगातार अवंतिका पर जमी रहीं। वो अपने दिल में उठते हुए गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे झूठ से सख्त नफ़रत थी। उसकी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ क्षमा का योग्य नहीं थी तो वो सिर्फ झूठ था। उसे याद आया, चंद दिन पहले तो वो यहाँ तक सोच बैठा था कि अगर कभी इस लड़की से शादी हुई तो इसके बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर पालेगा, उसके अतीत को कभी समस्या नहीं बनाएगा। मगर अब ना कोई बच्चा था, ना कोई मजबूरी थी, ना डिब्बे वाला दूध था। सब कुछ सिर्फ एक कहानी थी, एक झूठ था, एक नाटक था। उधर कविता लगातार कुछ कह रही थी, मगर अवंतिका के कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। कविता ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो वो चौंक गई। उसने बेमन से सर उठाया। सामने स्टेज पर बैठी शख्सियत पर नज़र पड़ी तो अगले ही पल उसके हाथ से चॉकलेट लगभग गिर गई। उसने दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, ये तो वही है। कविता ने हैरत से पूछा, कौन? तो अवंतिका ने मुश्किल से जवाब दिया, वही कंपनी वाला चीफ गेस्ट। अवंतिका के चेहरे के रंग उड़ गए। वो तुरंत सीधी होकर बैठ गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि समर लगातार उसी की तरफ देख रहा है। उसने नज़रें झुका लीं। चंद लम्हों बाद हिम्मत करके दोबारा देखा। समर अब भी उसी की तरफ देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में हैरत नहीं थी, सिर्फ खामोश गुस्सा था। अवंतिका ने दिल ही दिल में माथा पीट लिया। गई भैंस पानी में। कविता ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तो अवंतिका ने मुश्किल से मुस्कुराहट बनाई, बाद में बताऊंगी, अभी मेरी जान निकलने वाली है। समारोह शुरू हो चुका था। प्रिंसिपल भाषण दे रहे थे, छात्र तालियां बजा रहे थे, मेहमान मुस्कुरा रहे थे, मगर अवंतिका को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो कभी अपनी उंगलियां मरोड़ती, कभी पानी पीती, कभी नज़रें झुका लेती, तो कभी चोरी से समर को देखती। हर बार उसे यही महसूस होता कि समर की नज़रें अभी तक उसी पर जमी हुई हैं। उसने दिल ही दिल में खुद को डांटा, अवंतिका इस बार तो वास्तव में बड़ी फंस गई है। जबकि दूसरी तरफ समर के दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर क्यों? सिर्फ 10,000 रुपये के लिए कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? समारोह ख़त्म हुआ, तस्वीरें खींची, मेहमानों का विदा किया गया। समर बिना किसी आम बातचीत के अपनी गाड़ी में बैठ गया। देव भी साथ बैठ गया। गाड़ी धीरे धीरे कॉलेज के गेट से बाहर निकल आई। अवंतिका काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। फिर जब गाड़ी नज़रों से दूर हो गई तो उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, भगवान का शुक्र है जान बची। कविता तुरंत बोली, अब बताएगी भी ये सब क्या था? तो अवंतिका ने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाते हुए कहा, संक्षेप में कहानी है, 10,000 रुपये, एक लंबा दुपट्टा, 2 बाल्टी आंसू, 3 मिनट की एक्टिंग और 4 दिन की टेंशन। कविता का मुंह खुला का खुला रह गया। अवंतिका ने उसका हाथ पकड़ा, चल पहले घर चलते हैं, वहीं बैठकर अपनी आखिरी वसीयत भी लिख लूँगी। दोनों हंसती हुई कॉलेज से बाहर निकल आईं। अवंतिका को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस व्यक्ति को वो चंद दिन पहले बेवकूफ़ बनाकर आई थी, वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी झूठ का भूलने वाला नहीं था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि आज शाम सूरज ढलने तक उसकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। शाम ढल चुकी थी। मोहल्ले की तंग गलियों में खामोशी धीरे धीरे उतर रही थी। अवंतिका अपने छोटे से घर के अंदर रसोई में खड़ी अपने पिता के लिए चाय बना रही थी। वो दिन भर की थकन के बावजूद हमेशा की तरह खुद से बातें करते हुए कभी चाय हिलाती, कभी बर्तन समेटती, तो कभी अगले दिन के बारे में सोचने लगती। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर ऐसी ज़ोरदार दस्तक हुई जैसे कोई दरवाज़ा खुलवाने नहीं बल्कि तोड़ डालना चाहता हो। अवंतिका चौंक गई। उसने गैस बंद किया, अपने हाथ दुपट्टे से साफ़ किए, फिर तेज़ आवाज़ में बोली, कौन है भाई? दरवाज़ा है, कोई दुश्मन का किला नहीं जो इस तरह तोड़ा जा रहा है। ज़रा सब्र भी कर लिया करे, अभी आई। दूसरी तरफ से फिर पहले से भी ज़ोरदार दस्तक हुई। अवंतिका ने मुंह बनाया, भगवान खैर करे, ये कौन पुलिस की तरह दरवाज़ा बजा रहा है? वो बुड़बुड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची।
जैसे ही कुंडी खोली उसके चेहरे की सारी मस्ती एक ही पल में गायब हो गई, क्योंकि सामने वास्तव में पुलिस की वर्दी में 2 सहयोगी खड़े थे। उनके साथ समर खन्ना खड़ा था, जिसके चेहरे पर पहले जैसी नर्म दिली नहीं थी बल्कि खामोश गंभीरता थी, जबकि उसके बराबर में देव खड़ा था, जिसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अवंतिका ने एक पल में सब कुछ समझ लिया था। उसके दिल ने धीरे से कहा, बस अवंतिका, आज तेरे सारे नाटकों का हिसाब होने वाला है। मगर उसने फिर भी खुद को संभाला, एक तरफ हट गई और धीरे से बोली, अंदर आ जाइए। सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। समर ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी नज़रें बेइख्तियार पूरे घर में घूम गईं। एक ही कमरा था जिसमें पुराना सा पंखा चल रहा था। दीवारों का प्लस्तर कई जगह से उखड़ा हुआ था। एक कोने में पुरानी अलमारी रखी थी जिसका एक दरवाज़ा टेढ़ा लटक रहा था। 2 टूटी हुई चारपाइयाँ थीं। एक पुरानी मेज़ थी जिस पर दवाइयों की शीशियाँ रखी थीं। छत को एक हिस्से से बारिश के पुराने निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इस घर में सुविधा नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। इतने में अंदर वाले कमरे से खांसी की आवाज़ आई। फिर एक कमज़ोर बुज़ुर्ग आदमी दीवार का सहारा लेते हुए बाहर आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस फूल रही थी, मगर बेटी को अनजान मर्दों के बीच अकेला देखकर वो खुद को रोक ना सका। जानक जी ने बमुश्किल सीधा खड़े होते हुए पूछा, बेटा खैरियत तो है? मेरी बेटी के पास क्यों आए हो? देव आगे बढ़ा। उसके लहजे में सख्ती पहले से कहीं ज़्यादा थी। बाबा जी, हम आपकी बेटी की वजह से आए हैं। ये लोगों को धोखा देती फिरती है, झूठ बोलती है कि मैं विधवा हूँ, मेरा दूध पीता बच्चा है, और फिर लोगों से पैसे लेकर गायब हो जाती है। समर ने एक लम्हे के लिए देव की तरफ देखा। वो उसे खामोश रहने का इशारा करना चाहता था, क्योंकि अब इस घर की हालत देखकर उसे महसूस हो रहा था कि इस कहानी के पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी छुपी हुई है। मगर देव गुस्से में लगातार बोलता जा रहा था, बाबा जी, ये संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को कि जाओ दुनिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, झूठ बोलो, दया की भीख मांगो, पैसे लो और फिर गायब हो जाओ। अवंतिका की आंखों में इस बार सच्चे आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी मगर आवाज़ गले में अटक गई। जानक जी ने हैरानी से पहले देव को देखा, फिर अपनी बेटी को। मेरी बेटी ये नहीं बेटा, मेरी बेटी ऐसा नहीं हो सकती। ये तो सुबह शाम मेरी सेवा करती है, मेरे लिए दौड़ती फिरती है, मुझे दवाई देती है। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हैं। देव ने सख्त लहजे में जवाब दिया। फिर हम ऐसे ही थोड़ी आपके घर तक आ गए हैं। जानक जी की नज़रें धीरे धीरे अवंतिका की तरफ उठी। अवंतिका खामोश खड़ी थी। उसने सर झुका लिया। इसे खामोशी ने हर बात का जवाब दे दिया। जानक जी के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। उनके होंठ कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहते थे मगर आवाज़ ना निकल सकी। उन्होंने एक हाथ अपने सीने पर रखा। सांस तेज़ होने लगी, माथे पर पसीना नमूदार हो गया। अवंतिका घबरा कर उनकी तरफ दौड़ी। पापा, पापा, क्या हुआ है? पापा मेरी तरफ देखिए। जानक जी एक कदम आगे बढ़े, फिर अचानक उनका शरीर बेजान होकर ज़मीन पर गिर गया। पूरा घर एक पल में अफरा तफरी का मंजर पेश करने लगा। पुलिस वाले तुरंत आगे बढ़े। देव ने जल्दी से उन्हें सहारा दिया। समर भी घुटनों के बल उनके करीब बैठ गया। देव ने कांपते हाथों से उनकी नब्ज़ टटोली। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने धीरे से समर की तरफ देखा। उसकी आंखें झुक गईं। उसने नामे सर हिला दिया। सर, ये नहीं रहे। ये शब्द सुनते ही अवंतिका के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। वो चंद लम्हे अपने पिता के बेजान चेहरे को देखती रही, फिर उसकी निगाह समर पर जाकर ठहर गई। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना संभव नहीं था। वो अपनी पूरी शक्ति से चीखी, मेरे पिता के हत्यारे, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। ये कहते ही उसकी आंखें पलट गईं। उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो भी वही बेहोश होकर गिर गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर वहां पहुंचकर डॉक्टरों ने सिर्फ एक खबर दी, जानक जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी तरफ अवंतिका लगातार बेहोश थी। डॉक्टर उसका निरीक्षण करते रहे। कई टेस्ट हुए। आखिरकार सीनियर डॉक्टर बाहर आया। उसने गंभीर लहजे में कहा, इसे गहरा मानसिक सदमा पहुंचा है। ये नर्वस ब्रेकडाउन है। अगर 48 घंटों के अंदर होश ना आया तो मरीज़ कोमा में जा सकती है। ये सुनकर समर के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। देव खामोश खड़ा था। उसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो चुका था। सिर्फ पछतावा बाकी रह गया था। पुलिस वालों ने कानूनी कार्रवाई पूरी की, फिर वो वहाँ से चले गए। जानक जी की पार्थिव देह ज़्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रखी जा सकती थी।
मोहल्ले वालों ने जिम्मेदारी उठाई, उनका अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें अग्नि के हवाले कर दिया गया, मगर उनकी इकलौती बेटी को इस बात की खबर तक न थी। 2 दिन गुजर गए, अवंतिका वैसे ही खामोश, बेहिस बेजान लेटी रही। मशीनों की आवाज़ें कमरे में गूंजती रहीं। समर लगभग हर वक्त हॉस्पिटल में मौजूद रहता। वो खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। तीसरे दिन शाम के वक्त डॉक्टर दोबारा आया। उसने रिपोर्ट देखकर गहरा सांस लिया। सुबह तक अगर मरीज़ को होश ना आया तो फिर मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये कहकर वो चला गया। कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। समर कुर्सी पर बैठा अवंतिका को देख रहा था। चेहरा पहले की तरह खूबसूरत था, मगर अब उस पर मुस्कुराहट नहीं थी। आंखें बंद थीं, होंठ बिल्कुल खामोश थे। इतने में दरवाज़ा धीरे से खुला। देव अंदर आया। समर ने तुरंत उंगली होंठों पर रख दी। आहिस्ता, क्या बात है? देव उसके करीब आया, फिर धीमी आवाज़ में बोला, सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। समर खामोश रहा। देव ने नज़रें झुका लीं। मैं मोहल्ले वालों से मिलकर आया हूँ। सब एक ही बात कह रहे थे। ये लड़की वास्तव में लोगों से इस तरह पैसे लेती थी, झूठ भी बोलती थी, नाटक भी करती थी, मगर अपनी ऐशो आराम के लिए नहीं, अपने पिता के इलाज के लिए, घर चलाने के लिए। यहाँ इसका कोई भाई नहीं, माँ वर्षों पहले स्वर्ग सुधार चुकी है, कोई रिश्तेदार साथ नहीं। ये अकेली थी, स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, साथ अपने पिता की सेवा करती थी। मोहल्ले वाले तो इसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते। कहते इस जैसी संस्कारी लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं। किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, हर बीमार का ख्याल रखती है, हर बुज़ुर्ग की मदद करती है। सर, अगर इसका कोई कमाने वाला ना हो तो वो क्या करती? एक स्त्री के लिए गलत रास्ते से पैसे कमाना शायद बहुत आसान होता है, मगर इज़्ज़त की रोज़ी कमाना सबसे मुश्किल काम। कमरे में चंद लम्हे पूर्ण खामोशी रही। समर ने धीरे से नज़रें उठाकर देव को देखा। उसकी आवाज़ में पहले जैसी मजबूती नहीं थी। चले जाओ यहाँ से। देव ने सर झुका लिया। वो समझ गया था कि समर उसे नहीं, खुद को सज़ा दे रहा है। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद हो गया। समर दोबारा अवंतिका की तरफ देखने लगा। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था। अगर इसे होश आ गया तो मैं इसे कैसे बताऊंगा कि इसका पिता कहाँ अंतिम संस्कार कर चुके हैं? अगर वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी तो? अगर उसे कभी होश ही ना आया तो? वो कुर्सी से उठा, धीरे से उसके बिस्तर के करीब आया। चंद लम्हे खामोश खड़ा उसे देखता रहा। वो आज भी उसे पहले दिन की तरह खूबसूरत लग रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पहले उसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट हुआ करती थी, आज सिर्फ खामोशी थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में खामोशी फैल चुकी थी। कभी किसी मशीन की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी नर्स के कदमों की आहट सुनाई देती, बाकी हर तरफ सन्नाटा था। अवंतिका के कमरे की मध्यम रोशनी में समर कुर्सी पर बैठे बैठे न जाने कब सो गया था। उसका सर दीवार से टिका हुआ था। कई रातों की बेख्वाबी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। अचानक बिस्तर पर लेटी अवंतिका की उंगलियां हिलने लगीं। उसकी पलकें लर्ज़ीं, सांस तेज़ हो गई। फिर एक झटके से उसकी आंखें खुल गईं। चंद लम्हों तक वो खाली नज़रों से छत को देखती रही, जैसे समझ ही ना पा रही हो कि वो कहाँ है। फिर अचानक सारी यादें एक साथ उसके दिमाग में वापस आ गईं। वो घबरा कर उठ बैठी। उसकी नज़रें बेचैनी से पूरे कमरे में घूमने लगीं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, पापा, पापा, कहाँ हैं पापा? मुझे पापा के पास जाना है। पापा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। पापा। उसकी आवाज़ सुनकर समर भी हड़बड़ा कर जाग गया। वो तुरंत उसके करीब पहुंचा। अवंतिका बिस्तर से उतरने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस बेतरतीब हो चुकी थी। समर ने उसे गिरने से बचाने के लिए तुरंत अपने बाजुओं में थाम लिया। वो लगातार उसके सीने पर हाथ मारती जा रही थी। मुझे जाने दें, मेरे पापा अकेले होंगे, मुझे उनके पास जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे जाने दें। समर की आंखें भी भर आईं। उसने उसे मजबूती से अपने करीब रखा ताकि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा बैठे। फिर टूटती हुई आवाज़ में बोला, अवंतिका, मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो लगातार रोती रही, पापा, पापा, मुझे पापा के पास जाना है। समर की हिम्मत जवाब दे गई। उसने आंखें बंद की, फिर धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो अवंतिका, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। हम उनका अंतिम संस्कार कर चुके हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन तुम्हारे घर ना जाता, अगर मैं देव को ना ले जाता, अगर मैं तुमसे हिसाब लेने ना आता, तो शायद आज तुम्हारे पापा जीवित होते। मुझे माफ़ कर दो, मैं जीवन भर खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। ये शब्द सुनते ही अवंतिका की सिसकियाँ अचानक रुक गईं। उसकी आंखें चंद लम्हों तक समर के चेहरे पर जमी रहीं, जैसे वो सुन ही ना रही हो। फिर उसके होंठ हिले। पापा, सिर्फ एक ही शब्द निकला।
उसके बाद उसकी पलकें बंद हो गईं। उसका शरीर फिर से ढीला पड़ गया। समर घबरा गया। उसने तुरंत डॉक्टर को आवाज़ दी। चंद लम्हों में डॉक्टर नर्सिस के साथ अंदर आ गए। उन्होंने अवंतिका का निरीक्षण किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आश्वासन देते हुए कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पहले के मुकाबले में मरीज़ की हालत बेहतर है। इसे होश आ चुका है, मगर गहरे मानसिक सदमे की वजह से दोबारा बेहोशी तारी हो गई है। ये पहले वाली स्थिति नहीं है। सुबह तक उम्मीद है पूर्ण रूप से होश में आ जाएंगी। ये सुनकर समर ने पहली बार सुकून की सांस ली, मगर उसकी नज़रें लगातार अवंतिका के चेहरे पर जमी रहीं। पूरी रात वो दोबारा ना सो सका। सुबह की नरम धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। भले ही अवंतिका ने धीरे धीरे आंखें खोली, इस बार उसकी सांसें शांत थी। वह आहिस्ता से उठकर बिस्तर के साथ सहारा लेकर बैठ गई। उसकी आंखों में गहरा दुख था, मगर रात वाली बेचैनी नहीं थी। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रही। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा धीरे से खुला। समर अंदर आया। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। वो चंद कदम दूर रुका, फिर धीमी आवाज़ में बोला, कैसी हो? अवंतिका ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। समर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, मैं एक बार फिर तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसका ज़िम्मेदार मैं खुद को समझता हूँ। अगर संभव हो तो मुझे माफ़ कर देना। अवंतिका की आंखों में दोबारा नमी आ गई, मगर इस बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था। आपका कोई कसूर नहीं है। समर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कसूर सिर्फ मेरा था। मैं वास्तव में लोगों से झूठ बोलती थी, धोखा देती थी। कभी खुद को विधवा बनाती, कभी बीमार बच्चे की माँ बन जाती, तो कभी कोई नई कहानी घड़ लेती। मुझे मालूम था कि ये सब गलत है, मगर मैं क्या करती? मेरी पढ़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अगर कोई नौकरी मिल भी जाती तो क्लासेस छोड़कर कैसे जाती? पापा की बीमारी बढ़ती जा रही थी। पेंशन आती ज़रूर थी, मगर दवाइयों का खर्च ही पूरा नहीं होता था। घर का राशन अलग, बिजली अलग, हर महीने नए खर्चे सामने खड़े हो जाते थे। मैंने सोचा था बस आखिरी साल ख़त्म होने दो, फिर कोई अच्छी नौकरी कर लूँगी, फिर कभी झूठ नहीं बोलूँगी, कभी किसी को धोखा नहीं दूँगी। मगर शायद भगवान को मेरा ये तरीका पसंद नहीं आया। मेरे झूठ की सज़ा मुझे मिल गई। मेरे पापा मुझसे हमेशा के लिए छीन गए। वो खामोश हो गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत दुख थे, इसलिए मैं हमेशा हंसती रहती थी। लोगों को लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ। हकीकत तो ये है कि अगर मैं मुस्कुराना छोड़ देती तो शायद हर वक्त रोती रहती। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शायद ये सब मेरे अपने ही पापों का परिणाम था। समर खामोश खड़ा उसे देखता रहा। उसके दिल में इस लड़की के लिए जितना गुस्सा था, जितनी शिकायत थी, जितना पछतावा था, सब खत्म हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ एक एहसास बाकी रह गया था, एक ऐसा एहसास जिसे वो खुद भी पहचानने लगा था। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता से बोला, अब तुम कहाँ जाओगी? अवंतिका ने बेजान नज़रों से उसकी तरफ देखा। कहीं नहीं, अब मेरा है ही कौन? समर ने धीरे से कहा, इसलिए कह रहा हूँ तुम इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मेरे घर चलकर रहो। मेरी दादी भी है, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। जब तक तुम खुद को संभाल नहीं लेती, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अवंतिका चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने सर झुकाकर हल्के से हाँ में सर हिला दिया। उसके पास वास्तव में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। समर उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर सीधा अपने घर ले आया। पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। बंगले का दरवाज़ा खुला तो दादी हमेशा की तरह बरामदे में बैठी पौधों को पानी दे रही थी। उन्होंने समर को देखा, फिर उसके साथ खड़ी अवंतिका पर नज़र पड़ी। लड़की का उतरा हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें, सफ़ेद पड़ते होंठ देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट धीरे से गायब हो गई। वो तुरंत उठकर अवंतिका के करीब आई, उसके सर पर हाथ फेरा, फिर बड़ी ममता से बोली, आओ बेटी। समर ने आहिस्ता से कहा, दादी यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मगर अभी ये बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है। दादी ने अवंतिका को गले से लगा लिया, जैसे बरसों से जानती हूँ। फिर निहायत स्नेह से बोली, कोई बात नहीं बेटी, दुख हमेशा नहीं रहते। भगवान चाहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपने दिल को संभालो, ये घर अब तुम्हारा भी है। ये शब्द सुनते ही अवंतिका की आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, क्योंकि अपने पिता के बाद शायद पहली बार किसी ने उसे ये एहसास दिलाया था कि वह दुनिया में बिल्कुल अकेली नहीं है। चंद हफ्ते धीरे धीरे गुजर गए। समय अगरचे अवंतिका के दिल का ज़ख्म पूर्ण रूप से भर ना सका, मगर उसके दर्द की तीव्रता पहले जैसी नहीं रही थी।
वो कई बार अपने पिता की समाधि पर जा चुकी थी। हर बार काफ़ी देर खामोश बैठी रहती, प्रार्थना करती, रोती, फिर खुद को समझाते हुए वापस आ जाती। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून भी पैदा हो गया था। वो अक्सर यही सोचती कि पापा जीवन भर बीमारी की पीड़ सहते रहे। शायद अब भगवान ने उन्हें हर दर्द से मुक्त कर दिया होगा। अब वो पहले की तरह हर वक्त खामोश नहीं रहती थी। दादी के साथ बैठकर चाय पी लेती, कभी उनके पौधों में पानी दे देती, तो कभी घर की छोटी मोटी जिम्मेदारियां संभाल लेती। दादी भी जानबूझकर उसे व्यस्त रखती थी ताकि उसका दिमाग बार बार अतीत की तरफ ना जाए। एक सुबह अवंतिका ने काफ़ी देर सोचने के बाद समर के कमरे के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। अंदर से समर की आवाज़ आई, आ जाओ। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। समर लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया, फिर सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठ जाओ। अवंतिका खामोशी से बैठ गई। चंद लम्हे उंगलियां मरोड़ती रही, फिर धीरे से बोली, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक बात करनी है। समर पूरी रुचि से उसकी तरफ देखने लगा। कहो, मैं अब और आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मेरी डिग्री भी आ गई है। अगर आपकी कंपनी में मेरी योग्यता के अनुसार कोई नौकरी हो तो मुझे दे दीजिए। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। समर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक पल के लिए भी उसे उसके अतीत की याद नहीं दिलाई। न ये कहा कि तुम पहले भी नौकरी लेने आई थी, न ये पूछा कि उस समय क्यों झूठ बोला था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ दफ्तर चलोगी। अवंतिका ने हैरानी से पूछा, बस इतनी आसानी से? समर हल्का सा मुस्कुराया। तुमने डिग्री मेहनत से हासिल की है, नौकरी भी अपनी योग्यता की वजह से मिल रही है। अवंतिका की आंखों में पहली बार दिल से आभार उभरा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह दोनों एक ही गाड़ी में दफ्तर रवाना हुए। शुरू में पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। अवंतिका खिड़की से बाहर देखती रहती और समर गाड़ी चलाता रहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशियों की जगह छोटी छोटी बातों ने ले ली। अवंतिका कभी रास्ते में दिखने वाले किसी अजीब से बोर्ड पर हंस देती, तो कभी किसी बच्चे की शरारत देखकर मुस्कुरा देती। समर भी बेइख्तियार उसकी बातों पर मुस्कुरा देता। दफ्तर में भी समर ने सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया कि अवंतिका एक आम कर्मचारी की तरह काम करेगी, किसी प्रकार की विशेष छूट नहीं होगी। अवंतिका को यही बात सबसे ज़्यादा पसंद आई क्योंकि उसे दया नहीं, सम्मान चाहिए था। शाम को दोनों दोबारा एक साथ वापस आते। दादी रोज़ दरवाजे पर खड़ी उनका इंतज़ार करती। दोनों को एक साथ गाड़ी से उतरते देखती तो उनके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि भरी मुस्कुराहट फैल जाती। वो दिल ही दिल में कहती, हे ईश्वर, अब इन दोनों की ज़िद भी ख़त्म कर दे। दादी को पहले ही मालूम था कि समर के दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि चंद दिन पहले वो उनसे साफ साफ कह चुका था, दादी मुझे लगता है मैं अवंतिका को पसंद करने लगा हूँ। दादी ने तब सिर्फ इतना कहा था, लगता नहीं है, हो चुका है। एक दोपहर समर दफ्तर गया हुआ था। दादी बागीचे में बैठी आम छील रही थी। अवंतिका भी उनके पास आकर बैठ गई। दोनों आम बातें कर रही थी कि अचानक दादी ने बिना किसी भूमिका के पूछ लिया, बेटी, अगर कोई अच्छा लड़का तुमसे शादी करना चाहे तो क्या जवाब दोगी? अवंतिका हल्का सा मुस्कुराई। दादी, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। दादी ने तुरंत कहा, तो फिर सोच लो, समर तुमसे शादी करना चाहता है। अवंतिका के हाथ में पकड़ा हुआ आम का टुकड़ा वहीं रुक गया। उसने हैरानी से दादी की तरफ देखा। क्या? दादी ने ऐसे सर हिलाया जैसे दुनिया की सबसे आम बात बताई हो। हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाया था। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं। अवंतिका के चेहरे पर हैरत के साथ साथ ऐसी लाली आ गई जिसे वो खुद भी छुपा ना सकी। उसने नज़रें झुका लीं। उसके दिल में जैसे किसी ने खामोशी से एक दिया जला दिया हो। उस शाम भले ही समर वापस आया, अवंतिका पहली बार उसे पहले से अलग नज़र से देख रही थी। वो हर चंद लम्हों बाद चोरी से उसकी तरफ देख लेती, फिर तुरंत नज़रें झुका लेती। समर भी महसूस कर रहा था कि आज अवंतिका कुछ ज़्यादा खामोश है, मगर वजह समझ नहीं पा रहा था। दिन गुजरने लगे। अब दोनों के बीच की खामोशी भी अजीब सी खूबसूरत लगने लगी। एक दिन दफ्तर से वापस आते वक्त बारिश शुरू हो गई। समर ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी के शीशों पर बारिश की बूंदें लगातार टकरा रही थी। अवंतिका खिड़की से बाहर देख रही थी। समर ने खामोशी से गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। अवंतिका ने हैरत से उसे देखा। मुझे ठंड नहीं लग रही।
समर ने नज़रें सामने रखते हुए जवाब दिया, मुझे मालूम है, फिर भी सावधानी बेहतर है। अवंतिका हल्का सा मुस्कुरा दी। इस मामूली सी बात ने उसके दिल को अजीब सा सुकून दिया। एक दिन दफ्तर में काम करते करते अवंतिका के सर में तेज़ दर्द शुरू हो गया। वो कुछ ना बोली, मगर समर ने उसका चेहरा देखते ही पूछ लिया, तबीयत ठीक है? उसने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं मैं ठीक हूँ। समर ने मेज़ से फ़ाइल उठाई, फिर दोबारा रख दी। झूठ बोलने की आदत शायद अभी पूरी तरह गई नहीं, चलो डॉक्टर के पास। अवंतिका ने पहली बार इस वाक्य पर बुरा नहीं माना, बल्कि धीरे से मुस्कुरा दी। दोनों डॉक्टर के पास गए। मामूली सा बुखार था, दवाई लेकर वापस आ गए। उसी रात समर को देर तक नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती तो। दूसरी तरफ अवंतिका भी अपने कमरे में जाग रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, आखिर कोई इंसान किसी का इतना ख्याल क्यों रखता है। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर समर जल्दी में था। उसने सिर्फ एक कप कॉफ़ी उठाई। अवंतिका ने तुरंत कहा, आपने नाश्ता नहीं किया? दफ्तर में कर लूँगा। वो खामोशी से उठकर रसोई में गई। 5 मिनट बाद सैंडविच प्लेट में रखकर उसके सामने रख दिया। खाली कॉफ़ी पर पूरा दिन नहीं गुजरता। समर ने उसकी तरफ देखा, फिर खामोशी से प्लेट उठा ली। दादी ये दृश्य देख रही थी। उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जैसे वर्षों की प्रार्थना धीरे धीरे स्वीकार हो रही हो। अब दोनों को यह एहसास होने लगा था कि एक दूसरे की मौजूदगी उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर एक चंद घंटे सामने ना आए तो बेचैनी होने लगती है। अगर एक देर से घर पहुँचे तो दूसरा बार बार घड़ी देखने लगता। अगर एक खामोश हो तो दूसरा वजह ही ढूंढने लगता। मगर दोनों में कोई भी अपने दिल की बात ज़ुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों के दिल में एक ही डर था, कहीं इजहार के बाद यह खूबसूरत रिश्ता बदल ना जाए। चंद दिन और गुजर गए। घर का माहौल पहले से कहीं ज़्यादा खुशनुमा हो चुका था। शाम के वक्त तीनों का एक साथ चाय पीना नियम बन चुका था। दादी कभी अपने गांव के किस्से सुनाती, कभी समर के बचपन की शरारतें बताती, तो कभी अवंतिका को तंग करती रहती। जबकि अवंतिका भी अब पहले वाली उदासी से काफ़ी हद तक निकल चुकी थी। उसकी हंसी दोबारा उसी घर में गूंजने लगी थी, जिसका इंतज़ार समर न जाने कब से कर रहा था। इस शाम भी तीनों लॉन में बैठे थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। मेज़ पर चाय रखी थी। दादी हमेशा की तरह पौधों को देखते हुए चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। समर फ़ोन पर किसी मेल का जवाब दे रहा था, जबकि अवंतिका खामोशी से बिस्किट चाय में डुबोकर खा रही थी। दादी ने अचानक दोनों की तरफ देखा, फिर ऐसे बोली जैसे दुनिया की सबसे आम बात कर रही हो, एक बात पूछूं? दोनों ने एक साथ कहा, जी। दादी बोली, तुम दोनों पति पत्नी की तरह रहते हो तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? अगले ही पल समर के मुंह में मौजूद चाय बाहर निकल आई। उधर अवंतिका ने भी ज़ोर से खांसते हुए चाय लगभग सामने रखे गमले पर गिरा दी। दोनों एक साथ खांसने लगे। दादी ने हैरानी से दोनों को देखा। अरे मैंने शादी का कहा है, जहर पीने का नहीं। समर लगातार खांसते हुए दादी को आंखों से इशारा करने लगा। बस करें, ये बात छोड़ दें। दादी ने जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, क्यों छोड़ दूं? सुबह एक साथ दफ्तर जाते हो, शाम को एक साथ वापस आते हो, एक दूसरे की तबीयत पूछते रहते हो। अगर एक को 5 मिनट देर हो जाए तो दूसरा 10 बार फ़ोन करता है। एक को छींक आ जाए तो दूसरा दवाई लेकर पहुंच जाता है। ये ना हो कि तुम्हें वो हो गया हो। अवंतिका ने हैरानी से पूछा, क्या हो गया हो? दादी ने शरारती अंदाज में आंख मारी। वही प्यार। अवंतिका ने तुरंत नज़रें झुका लीं। समर ने माथे पर हाथ रख लिया। दादी अब बस भी करें। दादी कहाँ रुकने वाली थी। शादी ही कर लो, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। फिर जल्दी से एक नन्हा सा कान्हा मेरी गोद में डाल देना, ताकि उसकी शक्ल देखकर मैं भी सुकून से इस दुनिया से जाऊं। समर बेइख्तियार हंस पड़ा। दादी अब हर बात का अंत बच्चे पर क्यों करती हैं? दादी ने गर्व से जवाब दिया, इसीलिए कि मेरा संकल्प यही है, घर में रौनक बच्चों से होती है। अवंतिका अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर आखिरकार हंस ही पड़ी। फिर शर्माते हुए तुरंत उठ खड़ी हुई। मैं चाय के कप रख कर आती हूँ। वो तेज़ी से अंदर चली गई। उसके जाते ही समर ने दादी की तरफ देखा। ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। दादी ने ज़ोर से ठहका लगाया। ओए नादान, जो लड़की अभी पुरानी फिल्मों की हीरोइन की तरह शर्मा कर भागी है, वो अगर ना चाहती होती तो वहीं खड़े खड़े तेरे कान खींच देती। समर मुस्कुरा दिया। सच?
दादी ने विश्वास से कहा, मुझे दुनिया देखते हुए 80 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। शर्माने वाली लड़कियों की ज़ुबान नहीं, उनकी आंखें जवाब देती हैं। समर खामोश हो गया। उसके होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। चंद दिन बाद दादी ने दोनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने अलग अलग दोनों से एक ही सवाल किया, अगर मैं तुम दोनों के फेरे करवा दूं तो किसी को आपत्ति तो नहीं? पहले समर ने खामोशी से हाँ में सर हिलाया, फिर अवंतिका से पूछा गया। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर समर जी को कोई आपत्ति नहीं तो मुझे भी नहीं। दादी ने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा दिए। हे भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार मेरी ज़िद पूरी हो गई। ज़्यादा धूमधाम नहीं हुई, सादगी से शादी हुई, गठबंधन हुआ, केवल करीबी लोग शामिल हुए। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो पहली बार दोनों के रिश्ते का नाम बदल चुका था। रात गहरी हो चुकी थी, कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। अवंतिका खामोशी से बिस्तर के किनारे बैठी अपने दुपट्टे के कोने से खेल रही थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। समर मुस्कुराता हुआ अंदर आया। चंद लम्हे वो भी खामोश खड़ा उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, इतनी खामोश क्यों हो? तुम तो वो लड़की हो जो 5 मिनट खामोश रहे तो दुनिया को संदेह होने लगे। अवंतिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आज शादी की पहली रात है, थोड़ा सा शर्माना तो बनता है। समर हंस पड़ा। मुझे तो लग रहा था कि कहीं तुम मुझे देखते ही ये ना कह दो कि साहब मेरे बच्चे के लिए डिब्बे वाला दूध चाहिए। अवंतिका ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। हे भगवान, वो बात अभी तक याद है, भूल ही कैसे सकता हूँ? तुमने मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। अवंतिका ने शरारत से कहा, अच्छा तो फिर 10,000 रुपये वापस ले लें। समर ने तुरंत सर हिलाया, नहीं, अब वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा निवेश साबित हुए हैं। दोनों हंस पड़े। कमरे की खामोशी में अब झिझक कम होने लगी थी। समर आहिस्ता से उसके करीब बैठ गया। उसने नरम दिली से अवंतिका का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर प्रेम भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, एक बात कहूँ? अवंतिका ने नज़रें उठाईं। जी। तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो, हंसती हुई, शरारतें करती हुई, उल्टी सीधी बातें करती हुई, सबको हंसाती हुई। मैंने तुम्हें खामोश भी देखा है, रोते हुए भी देखा है। मुझे वो अवंतिका कभी पसंद नहीं आई। मुझे मेरी वही चुलबुली अवंतिका वापस चाहिए जो हर मुश्किल के बाद भी मुस्कुरा देती थी। अवंतिका की आंखों में नमी उतर आई, मगर इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे। उसने आहिस्ता से कहा, फिर वादा है, अब कोशिश करूँगी कि आपकी वही अवंतिका बनकर रहूँ। समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस यही वादा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती उपहार है। कमरे में खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में अब अजनबीपन नहीं था, बल्कि एक नए सफ़र की खूबसूरत शुरुआत थी, जहां दोनों को विश्वास था कि आने वाली हर खुशी पर परीक्षा, हर मौसम वो एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ साथ तय कर लेंगे। इस तरह खुशियों में कुछ समय गुजर गया। आज कॉलेज में डिग्री वितरण का समारोह था। वही कॉलेज जहां उसने हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल गुजारे थे। वही कॉलेज जहां उसने अपने दुख मुस्कुराहटों के पीछे छुपाए थे। वही कॉलेज जहां किस्मत ने पहली बार उसे समर खन्ना से दोबारा मिलवाया था। आज वो पहले वाली अवंतिका नहीं थी, आज वो समर खन्ना की पत्नी थी। सुबह तैयार होते हुए उसने आईने में खुद को देखा, फिर आहिस्ता से अपने पिता की तस्वीर को हाथ लगाया। पापा, अगर आप आज होते तो सबसे ज़्यादा खुश आप ही होते। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने मुस्कुरा कर आंसू साफ किए, फिर बाहर आ गई। समर पहले ही गाड़ी के पास खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा था। अवंतिका भागती हुई उसके पास पहुंची, फिर बिना किसी झिझक के उसका हाथ पकड़ लिया। चलें जनाब, आज मेरी डिग्री लेने जाना है। समर ने नकली गंभीरता से कहा, डिग्री लेने जा रही हो या पिकनिक मनाने? अवंतिका तुरंत बोली, दोनों, पहले डिग्री फिर पिकनिक, फिर गोलगप्पे, फिर आइसक्रीम, फिर कॉफ़ी, और अगर आपने इनकार किया तो घर वापस आकर दादी से शिकायत। समर बेइख्तियार हंस पड़ा। गाड़ी कॉलेज के अंदर दाखिल हुई तो पुरानी यादें दोनों के दिमाग में ताज़ा होने लगी। जैसे ही दोनों गाड़ी से उतरे, अवंतिका ने दोबारा समर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। समर ने आहिस्ता से कहा, सब लोग देख रहे हैं। अवंतिका ने मासूमियत से जवाब दिया, देखने दें, पति हैं मेरे, किराए पर तो नहीं लाई। समर हंसते हुए सर हिलाने लगा। दोनों हॉल की तरफ बढ़े ही थे कि सामने कविता समेत बाकी सहेलियां नजर आ गईं। पहले सबकी नज़रें अवंतिका पर पड़ी, फिर समर पर, फिर दोनों के हाथों पर। चंद लम्हों तक सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कविता ने सबसे पहले ज़ोर से चीख मारी, हे भगवान, तुम दोनों की शादी हो गई। अवंतिका ने शरारत से अपनी चूड़ियाँ खनकाईं। भगवान की कृपा से हो गई, न्योता देना रह गया था, माफ़ कर देना। एक दूसरी सहेली हैरानी से बोली, तुमने बताया भी नहीं? अवंतिका ने हंसते हुए कहा, अरे खुद मुझे भी बाद में पता चला। सारी लड़कियां एक साथ हंस पड़ी। कविता ने समर की तरफ देखकर कहा, सर आपको पता भी है ये कितनी बड़ी मुसीबत है? समर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तो रोज़ पता चलता है।
अवंतिका ने तुरंत समर के बाजू पर हल्की सी चुपत लगाई। मैं मुसीबत हूँ, समर ने नकली गंभीरता से कहा। नहीं, तुम तो पूरी आफत हो। अवंतिका ने तुरंत उसका बाजू दोनों हाथों से पकड़ लिया। सुन लिया सबने, आपने ही पति मुझे आफत कह रहे हैं। कविता ने हंसकर कहा, सर अभी भी वक्त है, वापसी का रास्ता खुला है। समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तो बहुत देर हो चुकी, मुझे यही आफत पसंद है। ये सुनकर अवंतिका के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जो शायद वर्षों बाद दिल से निकली थी। समारोह शुरू हुआ। सभी छात्र एक एक करके अपनी डिग्रीज लेने लगे। जब अवंतिका का नाम पुकारा गया तो वो खुशी से लगभग दौड़ती हुई स्टेज पर गई। डिग्री लेते हुए उसकी आंखों के सामने अपने पिता का चेहरा घूम गया। उसने दिल ही दिल में कहा, पापा आपकी बेटी सफल हो गई। वापस आकर वो सीधी समर के पास पहुंची। देखिए, आखिरकार डिग्री मिल गई। समर ने गर्व से उसे देखा। मुझे मालूम है तुम ज़रूर सफल होगी। अवंतिका ने अचानक खुशी में उसका बाजू पकड़ लिया। चलें अब गोलगप्पे खाने? समर ने हैरत से पूछा। अभी यहीं? अवंतिका ने तुरंत कहा, हाँ, डिग्री का जश्न मनाना है। कॉलेज के बाहर दोनों गोलगप्पे वाले ठेले के सामने खड़े थे। अवंतिका ने जिद शुरू कर दी, आज आप अपने हाथ से खिलाएंगे। समर ने हंसते हुए कहा, तुम खुद भी तो खा सकती हो। नहीं, आज नहीं, आज मुझे लाड करवाने। समर ने बेबसी से एक गोलगप्पा उठाया। अवंतिका ने मुंह खोल दिया। पास खड़ी सहेलियां हंस हंस कर दोहरी हो रही थीं। कविता ने मोबाइल निकाल लिया। ये दृश्य तो रिकॉर्ड होना चाहिए। अवंतिका ने गोलगप्पा खाते ही आंखें बंद कर ली। वाह, अब ज़िंदगी सफल हो गई। समर ने मुस्कुराकर पूछा, डिग्री से या गोलगप्पों से? अवंतिका ने तुरंत जवाब दिया, गोलगप्पों से। डिग्री तो फाइल में बंद हो जाएगी, ये यादें हमेशा रहेंगी। चंद कदम आगे बढ़ी तो अचानक समर के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। फिर चलते चलते शरारत से अपना सर भी उसके बाजू के साथ टिकाने की कोशिश की। समर ने हंसते हुए कहा, सीधी तरह चलो, सब लोग देख रहे हैं। अवंतिका ने बेफिक्री से जवाब दिया, देखने दें, शादी आपसे हुई है, शर्माना दूसरों को चाहिए। कुछ देर बाद वो फिर बोली, आज शाम आइसक्रीम भी खिलाएंगे, कल कॉफ़ी, परसों चाय बाहर पियेंगे, उसके बाद लॉन्ग ड्राइव, उसके बाद। समर ने हंसते हुए बीच में बात काट दी। बस भी करो, पूरा महीना अभी से प्लान कर लिया। अवंतिका ने मासूमियत से कहा, शादी इसीलिए तो की है ताकि आपको तंग कर सकूं। समर ने उसकी तरफ देखा। वो पहले की तरह हंस रही थी। वही चंचल लहजा, वही बेफिक्री, वही शरारतें, वही ज़िंदगी से भरपूर अवंतिका। उसने दिल ही दिल में शुक्राना अदा किया। उसे महसूस हुआ जैसे उसने सिर्फ एक पत्नी नहीं पाई, बल्कि अपने घर की रौनक, अपनी ज़िंदगी की मुस्कुराहट और अपने हर आने वाले दिन की खुशी भी पाली है। जबकि अवंतिका को भी पहली बार ये विश्वास हो गया था कि ज़िंदगी अगर सच्चे हमसफ़र का साथ दे दे तो अतीत के सबसे गहरे ज़ख्म भी एक नए सवेरे के साथ हमेशा के लिए ढल जाते हैं।